अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम पंचमी स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले हमने पंचमी स्कॉलरशिप का मुकम्मल कोर्स वीडियो और टेस्ट की शक्ल में हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग स्कूल पर अपलोड कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको ऊपर दे रही हूँ, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम उर्दू ज़बानदानी का फरवरी 2019 का सेट ए का पर्चा हल करेंगे। सवाल नंबर 1 था 3 के लिए हिदायत दी गई है। देखिए, मंदरजा झेल इक्तिबास पढ़िए और नीचे दिए हुए सवालों के जवाब मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए। सवाल नंबर 1 से 3 के लिए ये हमें पैराग्राफ दिया गया है। अशफाकुल्ला खां हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग के एक बहादुर सिपाही थे। वो उत्तर प्रदेश के शहर शाहजहांपुर में 22 अक्टूबर सन 1900 में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था। उनके वालिद शफ़ीकुल्ला खां का शुमार रईसों में होता था। उनकी वालिदा मज़हरुन्निसा जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। अशफाकुल्ला खां के घर का माहौल मजहबी था। अशफाकुल्ला खां को बचपन ही से उनके बुज़ुर्गों ने नेक और हमदर्द इंसान बनने का सबक सिखाया था। वो अपने घर में सबके लाडले थे। सब उन्हें प्यार से अच्छू मियाँ के नाम से पुकारते थे। अशफाकुल्ला निहायत ज़हीन, खुश मिजाज, जोशीले, निडर और बहादुर थे। उनकी वालिदा अक्सर उन्हें सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफ़र, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, बेगम जीनत महल वगैरह की बहादुरी और वतन परस्ती के किस्से सुनाती थी। इन किस्सों का उन्होंने गहरा असर कबूल किया। तो देखिए, ये एक 6 से 7 मिसरों पर मुनहसिर एक इक्तिबास है और इस पर मुनहसिर सवालात है। 3 सवालात है। हमारा पहला सवाल है, अशफाकुल्ला खां किस रियासत में पैदा हुए? तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और शाहजहांपुर। तो देखिए, जल्दबाजी में यहाँ पर हमने देखे हैं कि उत्तर प्रदेश के शहर शाहजहांपुर में पैदा हुए। तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी है। शाहजहांपुर भी हमें ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन हमें रियासत पूछी गई है। इस उत्तर प्रदेश जो है वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, शाह अशफाकुल्ला खां के घर का माहौल कैसा था? तो देखिए, हमने जो इक्तिबास पढ़े हैं उसमें यहाँ पर इस कतार में पढ़े हैं कि अशफाकुल्ला खां के घर का माहौल मजहबी था। तो ये जो हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, समाजी, जज्बाती, सियासी, मजहबी, तो ये 4 नंबर का ऑप्शन हमारा मजहबी, ये सही है। अगला सवाल है, अशफाकुल्ला खान ने किन किस्सों का गहरा असर कबूल किया? परियों, बहादुरी और वतन परस्ती, मजहबी और दिलेरी। तो ये 4 में से हमें सही जवाब तलाश करना है। यहाँ पर हमने इक़्तिबास में देखे हैं कि उनकी वालिदा जो है उन्हें अक्सर सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफ़र, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, बेगम जीनत महल वगैरह की बहादुरी और वतन परस्ती के किस्से सुनाती थी। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब है बहादुरी और वतन परस्ती, यानी 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। सवाल नंबर 4 से 6 के लिए हिदायत है, मंदरजा झेल नज़म को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाबात मुतबादिल में से तलाश कीजिए। नज़म है, मैं पढ़ रही हूँ, आप गौर से सुनिए और उस पर ही मुनस्सिर हमें 3 सवालात के जवाबात देने हैं। पसीना बहाकर ज़मीन तोड़ता है, उसे साफ करता डले फोड़ता है, जो सूखा पड़े तो कुआं जोड़ता है, किसी काम से मुंह नहीं मोड़ता है। वो दिन रात है खेत में अपने हाजिर, वो जीता है गोया के खेती की खातिर। मवेशी से है रूह तक शाद उसकी, कि खेती में करते हैं इमदाद उसकी। पली जो है नाजों से औलाद उसकी, ये रखेगी खेती को आबाद उसकी। न होगा वो दुनिया में पर खेत उसका, हजारों बरस लहलहाता रहेगा। तो देखिए, ये एक किसान की के ऊपर एक नज़म लिखी गई है। इस पर मुनस्सिर सवालात है। खेत की ज़मीन किसान किस तरह तोड़ता है? तो हमने यहाँ पर पहले ही मिसरे में देखे हैं कि पसीना बहाकर ज़मीन तोड़ता है, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है पसीना बहाकर, ये सही है। खेत की ज़मीन किसान किस तरह तोड़ता है? पसीना बहाकर तोड़ता है। अगला सवाल है, खेती में किसान की मदद कौन करता है?
हमने यहाँ पर नज़म में पढ़े हैं कि मवेशी से रूह तक शाद उसकी, के खेती में करते हैं इमदाद उसकी। इमदाद यानी मदद करना, जो मवेशी है वो उसकी खेती में इमदाद करते हैं, मदद करते हैं। तो खेती में किसान की मदद कौन करता है? तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन जो है मवेशी, वो सही है। अगला सवाल है, किसान की खेती को कौन आबाद रखेगा? बी, मौसम, पानी या औलाद? तो देखिए यहाँ पर हमने पली है जो नाजों से, पली जो है नाजों से औलाद उसकी, ये रखेगी खेती को आबाद उसकी। यहाँ पर नज़म के जो मिसरे हैं वो उसे समझना है और सही जवाब को तलाश करना है, क्योंकि नज़म जो है वो सादे जुमले की तरह नहीं होती है, आगे पीछे उसके जवाबात होते हैं, तो हमें सही जवाब तलाश करना है। तो पली है जो नाजों से औलाद उसकी, वही उसका खेती को आबाद रखेगी, यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल जुमले में मुतालिक फेल पहचानिए। वो दोनों दरख्त के साए में आराम से बैठ गए। देखिए यहाँ पे मुताल्लिक फेल पूछा गया है, इसलिए बैठना ये फेल है, उसका मुताल्लिक फेल ये आराम से है, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। फेल मुताल्लिक जो है वो आराम से है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल जुमले में कौन से अलामत औकाफ का इस्तेमाल होगा? अच्छा भैया मेरा खेत जोत दो। तो देखिए यहाँ पर अच्छा भैया के बाद हमें कॉमा लगाना है, यानी सख्ते की निशानी होगी, और फिर खत्मा तो उसमें दिया गया है, यानी सख्ता और खत्मा, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है, सख्ता और खत्मा का। अगला सवाल है, हुक्काम इस लफ्ज़ का वाहिद लफ्ज़ मुतबादिल में से तलाश कीजिए। यानी हुक्काम जो है ये जमा है और इसका वाहिद लफ्ज़ हमें देखना है। हाकिम जो है, हाकिम का हुक्काम होता है। अगला सवाल है, परिंदों की तादाद घटती जा रही है, इस जुमले में ज़माने की किस्म पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे है आया है, यानी ये ज़माने हाल है। हाँ अगर होगा तो वो ज़मानी माजी होगा, और होगा वो मुस्तकबिल के लिए है। यहाँ पर है आया है, इसलिए ये ज़माने हाल है, यानी 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल मुतबादिल में से मुज़क्कर मोन्नस की गलत जोड़ी पहचानिए। यहाँ पर हमें गलत जोड़ी पहचानना है, यानी 3 जोड़ियाँ सही है और 1 गलत है। पहला है दर्जी दर्जन, ये सही जोड़ी है। दर्जी अगर मुज़क्कर है तो दर्जी, और मोन्नस है तो दर्जन। मुज़क्कर है तो खादिम, मोन्नस है तो खादिमा, ये भी सही है। मुज़क्कर जादूगर है तो मोन्नस जादूगरनी है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन गलत है, तालिब और तलबा दिया गया है। तो ये तलबा जो है वो जमा होता है तालिबे इल्म की, और तालिब की जमा जो है तालिबा होगा, तालिब की जमा तालिबा होगा, यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन जो है वो गलत जोड़ी पूछा गया है, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, दर्ज झेल मुहावरे का मतलब मुतबादिल में से तलाश कीजिए। यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, चैन की बंसी बजाना, यानी चैन की बंसी बजाना का मतलब होता है ऐश करना। यहाँ पे हमें मतलब मुतबादिल में से तलाश करने के लिए कहा गया है, तो सही मतलब जो है वो ऐश करना है, यानी 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, कैलकुलेटर इस अंग्रेजी लफ्ज़ का उर्दू तर्जुमा मुतबादिल में से तलाश कीजिए। यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर को उर्दू में क्या कहते हैं? तो उर्दू में तहसीबकार कहते हैं, या आप याद रखिए कैलकुलेटर को उर्दू में तहसीबकार कहते हैं, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, दर्ज झेल कहावत का मतलब मुतबादिल में से तलाश कीजिए। ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो देखिए ये जो कहावत है उसका मतलब है कि वक्त पड़ने पर चीज़ का मुहैया होना, यानी ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी वक्त पड़ने पर चीज़ का मुहैया ना होना, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं 15 से 17 सवाल नंबर के लिए है, दर्ज झेल मरबूत पैराग्राफ पर मबनी जुमले मुकम्मिल कीजिए। देखिए यहाँ पर 15, 16 और 17 ये जो 3 जुमले हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, और इन्हें ये जो खाली जगह है उसे भर कर हमें एक मरबूत पैराग्राफ बनाना है। भारत रत्न हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कौमी डैश डैश है।
तो देखिए अगर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है ऑप्शन से, तो हमें क्या करना है, अगला वाला जुमला पढ़ना है कि ये एजाज, अब ये भारत रत्न क्या हुआ, फिर एजाज हुआ, ये एजाज कौमी डैश डैश के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें एक बात क्लियर हो गई कि भारत रत्न जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कौमी एजाज है, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा 15वें का 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अब उसका अगला जो जुमला है, ये एजाज कौमी डैश के लिए दिया जाता है। अगर यहाँ पर भी हमें उस बात को समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो हमें अगला वाला जुमला पढ़ना है कि इन डैश डैश खिदमात में फन, अदब, साइंस, सामाजिक खिदमत, खेल वगैरह शामिल है। तो ये जो है खिदमत है, ये एजाज कौमी खिदमत के लिए दिया जाता है, यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। और इन डैश खिदमत में, तो यहाँ पर हमने देखे हैं कि ये कौमी खिदमत है, यानी यहाँ पर हमें जो 4 नंबर का ऑप्शन है कौमी, वो सही है कि कौमी खिदमत में फ़न, अदब, साइंस, सामाजिक खेल वगैरह शामिल है। तो ये मरबूत पैराग्राफ किस तरह से बनेगा, भारत रत्न हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कौमी एजाज़ है, ये एजाज़ कौमी खिदमत के लिए दिया जाता है। इन कौमी खिदमत में फ़न, अदब, साइंस, सामाजिक खिदमत, खेल वगैरह शामिल है। अगला सवाल देखते हैं, दर्ज झेल मुतबादिल में से हम मानी अल्फाज की गलत जोड़ी पहचानिए। देखिए यहाँ पर गलत जोड़ी पहचानना है, 3 सही जोड़ियाँ दी गई है हम मानी की। जुल्मत, अंधेरा, ये सही है, जुल्मत का अंधेरा ये हम मानी लफ्ज़ सही है। पर्वत, बहर, ये गलत है, पर्वत का मानी जो है वो पहाड़ का होता है, यहाँ पर बहर दिया गया है यानी समंदर दिया गया है, ये गलत है। गुंचा, कली, ये सही है। तपा, गरम, ये भी सही है। हमें हम मानी अल्फाज की गलत जोड़ी पूछा गया है, यानी 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, अजल, अर्जल इस लफ्ज़ का मुद्जात लफ्ज़ मुतबादिल में से तलाश कीजिए। देखिए हमें गड़बड़ नहीं करनी, हमें मुद्जात लफ्ज़ पूछा गया है, यानी अपोजिट जो उसका जिद है वो पूछा गया है। अर्जल का मुद्जात लफ्ज़ है अफजल, यानी ये 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल मुअम्मे में स्टार की जगह मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर स्टार मार्क है, यहाँ पर हमें क्या करना है, मुतबादिल में से सही जो ग्रोह है वो हमें तलाश करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रे, पहला जो ऑप्शन है वो रे रख कर देखेंगे तो रे है दे रहत बनेगा, के बाद में है नून दाल हुनर बनेगा, शीन है मीम शहम बनेगा। तो ये कुछ तीनों भी बामानी अल्फाज नहीं बन रहे हैं, लेकिन अगर हम 3 नंबर का ऑप्शन डालते हैं, शीन है दे शहद बनेगा, है नून रे हुनर बनेगा, और रे है मीम रहम बनेगा। तो देखिए इस तरह से शहद, हुनर और रहम ये 3 बामानी अल्फाज बन रहे हैं, यानी हमारा जो 3 नंबर का ग्रोह है वो सही है, इसलिए हम 3 नंबर को फिल करेंगे। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से जानवर और उनके बच्चों की सही जोड़ी का मुतबादिल मुंतखब कीजिए। जोड़ियाँ यहाँ पर गलत है और एक जोड़ी सही है। बिल्ली, बिल्ली के लिए उसके बच्चे का नाम बछड़ा कहा गया है, ये गलत है। बिल्ली का जो बच्चा है उसे बिलोंगड़ा कहते हैं, और बछड़ा जो है वो गाय के बच्चे को कहते हैं। आगे 2 नंबर का ऑप्शन है मुर्गी और बच्चा, मुर्गी का जो बच्चा होता है उसे चूज़ा कहते हैं, और ये बच्चा जो है वो इंसानों के बच्चों को हम बच्चा कहेंगे। आगे 3 नंबर का ऑप्शन है हाथी को पट्ठा कहा गया है, हाथी का जो बच्चा होता है पाठा कहते हैं, और पट्ठा जो है वो उल्लू के बच्चे को कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है, सही जोड़ी हमें तलाश करना है। तो हिरन जो है हिरन के बच्चे को चित्कारा कहते हैं, ये सही जवाब है, यानी 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल, मंदरजा झेल हुरूफ जोड़कर बामानी लफ्ज़ बनाइए और बताइए कि चौथे नंबर पर कौन सा हुर्फ होगा। यहाँ पर मीम, अलीफ, रे, सीन, फे इस तरह से हुर्फ दिए गए हैं, हमें उन्हें अरेंज करना है, सही तरतीब में अरेंज करना है। यहाँ पर देखिए हम अगर मीम को पहले लेंगे, सीन को उसके बाद लेते हैं और अलीफ लेते हैं
और फिर फे लेकर फिर रे लेंगे तो इस तरह से ये एक मुसाफिर ये लफ्ज़ बनेगा। और हमें सवाल का जो अगला हिस्सा है कि बताइए कि चौथे नंबर पर कौन सा हुर्फ होगा। तो देखिए यहाँ पर मीम 1 नंबर पर है, सीन 2 नंबर पर, अलिफ 3 नंबर पर और फे जो है वो 4 नंबर पर है। यानी हमारा जो सही जवाब है वो फे होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में वो फे ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो बाज़ औक़ात इस तरह से गलतियाँ होती है। अगर नहीं भी दिया है तो आपने उसे कोई ना कोई एक ऑप्शन फिल कर आना है, क्योंकि अगर वो गलती से मिस्टेक हो गई है तो वो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। अगला सवाल है, पीवी सिंधु किस खेल से ताल्लुक़ रखती है। देखिए ये आम मालूमात पर मुनहसिर सवाल है। आपको आम मालूमात जनरल नॉलेज का भी इल्म होना ज़रूरी है। पीवी जो है वो बैडमिंटन इस खेल से ताल्लुक़ रखती है। तो आप खेलों के नाम, उनके खिलाड़ियों के नाम इसे भी याद कीजिए। पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन इस खेल से ताल्लुक़ रखती है। तो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, दर्ज झेल मुरक्कब अल्फाज में से ग्रोह से ताल्लुक़ न रखने वाला लफ्ज़ मुतबादिल में से पहचानिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है खिदमतगार, जुज़दान, अनपढ़, अक्लमंद। तो अगर हमने देखते हैं इससे चारों ऑप्शन को, तो ये चारों भी मुरक्कब अल्फाज है, क्योंकि मुरक्कब अल्फाज जो है 2 मुख्तलिफ मुफर्रद अल्फाज से मिलकर मुरक्कब अल्फाज बनते हैं। जब 2 मुफर्रद अल्फाज हम मिलाएंगे तो मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा। और इस तरह से ये चारों भी मुरक्कब अल्फाज है, लेकिन खिदमत के आगे जो है गार लगाया गया है, खिदमत जमा गार लगाया गया है, जुज़ जमा दान लगाया गया है और अकल जमा मन लगाया गया है। यानी यहाँ पर साबिके और लाहिके का फ़र्क है। और अनपढ़ जो है वो पढ़ से पहले अन लगाया गया है। इसलिए बाकी के जो है खिदमतगार, जुज़दान, अक्लमंद, इसमें जो है हुर्फ के बाद में मुरक्कब लफ्ज़ जोड़े गए हैं। लेकिन 3 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें पढ़ से पहले अन लगाया गया है। इसलिए ये जो मुरक्कब लफ्ज़ है ये इस ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि ये साबिके और लाहिके से के ताल्लुक़ से ये सवाल दिया गया है। यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 1 से 25 तक उर्दू के सवालात होते हैं। तो ये हमारा उर्दू का आखिरी सवाल है। फ़कीर का इम्कानी लफ्ज़ मुतबादिल में से तलाश कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बिस्तर, झोपड़ी, तकिया, झोली ये दिया गया है। यहाँ पर फ़कीर का जो मकान है वो तकिया होता है। अगर आपने याद किए हैं तो आपको समझ में आएगा, फ़ौरन आपको जवाब दे सकते हैं आप। यहाँ पर फ़कीर का इम्कानी लफ्ज़ तकिया है, यानी 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 से 25 तक 2019 का उर्दू का पर्चा हमने हल किए हैं। यहाँ पर आज जो हमने हल किए हैं उसमें इक़्तिबास, नज़म और मरबूत जुमलों पर मुनहसिर पैराग्राफ दिए गए थे। तो ये जो तीनों जो थे उसमें हर एक में 3-3 सवालात थे और 3 या 9 और 9 दूनी 18, यानी 18 मार्क्स जो थे वो आपके बिल्कुल लाजमी मार्क्स थे, जो कि आपको बिल्कुल मिल सकते थे। तो इस तरह से आपको इस तरह के सवालात को छोड़ना नहीं है। इनके मार्क्स जो है वो हमें हाथ से गंवाना नहीं है। तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह हम मिलेंगे रियाजी के 2019 के पर्चे में। शुक्रिया।